वाइट ही ले लें। वाइट सही है। अच्छा, ओके प्यारे बच्चों, तो रीट के बच्चों, रीट में तो चिंता की कोई बात नहीं है। पात्रता में तो हम बहुत बढ़िया तरीके से कर ही लेंगे। मेंस में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं अपने को। ठीक है, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो थर्ड ग्रेड मेंस में और रीट में दोनों में उतना ही इक्वली बेनिफिशियल है। टॉपिक है चिंतन, थिंकिंग। हेडिंग डालिए, थिंकिंग, चिंतन। चिंतन। तो बच्चों ध्यान रखना, चिंतन हमारा व्यवहार है, बिहेवियर है। और हम जानते हैं बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं, एक कोवर्ट, एक ओवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर वो है जिसको हम सब देखते हैं, स्पष्ट है, बाहर जो दिखता है। कोवर्ट बिहेवियर वो होता है जो छुपा हुआ होता है, जिसको कोई देख नहीं सकता, हिडन होता है, इम्प्लिसिट होता है, अंतर्निहित होता है। तो महत्वपूर्ण बात याद रखना, चिंतन को क्या हम देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। इसलिए चिंतन क्या है? चिंतन कोवर्ट बिहेवियर है। ओवर्ट नहीं है बल्कि कोवर्ट है, हिडन है, इम्प्लिसिट है। चिंतन छुपा हुआ व्यवहार है, छुपा हुआ, ये बात ध्यान रखना, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चिंतन हिडन तो है, दिखता तो नहीं है, ऑब्जर्वेबल तो नहीं है, लेकिन ये होता कहां है? तो इसका जवाब है चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसलिए चिंतन को कोग्निटिव बिहेवियर कहते हैं, कोग्निटिव एस्पेक्ट है। हालांकि गैरिट ने कोग्निटिव के साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इसको बोला है, पर हमको ध्यान क्या रखना है, हमको, रोस ने, गैरिट ने, दोनों ने बोला है हमको संज्ञानात्मक या मानसिक प्रक्रिया चिंतन को मानना है। तो चिंतन कैसी प्रक्रिया है? आप बोलेंगे मानसिक। चिंतन कैसा व्यवहार है? संज्ञानात्मक। क्या चिंतन में मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट शामिल है? रोस ने, गैरिट ने बोला था तो है। चिंतन प्रगट व्यवहार है कि अप्रगट? अप्रगट। चिंतन ओवर्ट है कि कोवर्ट? तो कोवर्ट। अगली महत्वपूर्ण बात, चिंतन में आखिर होता क्या है? तो आपने एक शब्द सुना होगा, जोड़ तोड़। इंग्लिश में बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो हम बाहर किसी चीज को, जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं बुद्धि के, तो उनमें हमने देखा ना, चीजों को जोड़ तोड़ करते हैं हम, ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है, भाटिया निष्पादन बैटरी पढ़ते हैं हम। तो वहां पे हम वास्तविक वस्तु में जोड़ तोड़ करते हैं। जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन चिंतन में भी होता है, पर चिंतन में चूंकि वास्तविक वस्तुओं में जोड़ तोड़ नहीं होता, बल्कि काल्पनिक रूप से जोड़ तोड़ होता है, जिसके लिए शब्द आता है मानसिक जोड़ तोड़। चिंतन में एक और महत्वपूर्ण टर्म आएगी, मानसिक जोड़ तोड़। बहुत सी परिभाषाओं में भी आप देखोगे कि चिंतन को मनोवैज्ञानिक कैसा जोड़ तोड़ बताते हैं, मानसिक जोड़ तोड़ बताते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग इज मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशंस। मेंटल मैनिपुलेशन एक शब्द आएगा, मानसिक जोड़ तोड़, ये बात आपको याद रहेगी। चिंतन कैसा जोड़ तोड़ है? मानसिक जोड़ तोड़ है। चिंतन सूचनाओं को किस तरह से मैनिपुलेट करना है? जवाब है मेंटल मैनिपुलेट करना है। मेंटल कैसे मेंटली मैनिपुलेट करते हैं सूचनाओं को? तो इसके बहुत से जरिए हैं। एक आपने सुना होगा, सिंबल्स, प्रतीक। प्रतीक क्या होते हैं? जो भी वास्तविक वस्तुएं हैं, हम उनको कोई नाम दे देते हैं। हमारे दिमाग में उनकी एक पिक्चर और एक नाम दे दिया, जैसे डॉग। तो वास्तव में डॉग तो वो है जो हम गली में देखते हैं, या हमारे घर पे पेट है। तो डॉग तो वो है जो भौंकता है, जो सांस लेता है, जो चलता है, एक जिंदा, जैविक, जिसके पास बायोलॉजिकल, जिसके पास बॉडी है, वो डॉग है। और हमने केवल एक नाम लिखा, डॉग, और डॉग नाम लिखते ही हमारे दिमाग ने वो डॉग की पिक्चर दे दी। वास्तविक रूप से हम डॉग के साथ कुछ नहीं कर रहे, पर दिमाग में डॉग के साथ कुछ कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सिंबल्स। तो चिंतन का एक अनिवार्य अंग है, एलिमेंट है सिंबल। क्या है? सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबल वास्तविक वस्तुओं को हम कोई नाम देते हैं, वो है। वास्तव में ये डॉग थोड़ी है, डॉग तो वो है, और हम अपने दिमाग में डॉग के बारे में कोई भी कल्पना करेंगे, बात करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, तो कोई रंग दे देंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये मेंटल मैनिपुलेशन है, सिंबल। मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट्स, सिंबल कहते हैं इसको। प्रतीक हिंदी में कहते हैं इसको, संकेत भी कहते हैं। चिंतन में सिंबल एक एलिमेंट है, प्रतीक या संकेत एक एलिमेंट है। प्रतीक या संकेत क्या होता है? वास्तविक वस्तुओं का हमारे दिमाग में कोई इमेज, और उसको हमने दे दिया कोई नाम।
शब्द जितने भी हैं, नंबर्स जितने भी हैं, वो सारे सिंबल्स कहलाते हैं। तो चिंतन में सिंबल्स बहुत जरूरी है। दूसरी चीज चिंतन में जरूरी है कॉन्सेप्ट। तो एक तो हो गया सिंबल, प्रतीक, एक हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट दरअसल क्या है? कॉन्सेप्ट दरअसल वर्गीकरण है, कैटेगोराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है। एक जैसी विशेषताएं एक साथ रख के हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो चिंतन में सिंबल्स के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज आ जाएगी कॉन्सेप्ट। तीसरी महत्वपूर्ण चीज आएगी चिंतन में प्रोटोटाइप। एक शब्द है, ध्यान रखना, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? ये नाम सुना कभी आपने? एक विद्वान हुए पॉल साहब, उन्होंने 3 तत्व बताए चिंतन में, सिंबल, कॉन्सेप्ट और प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप दरअसल क्या होता है? हम मानसिक रूप से जो सिंबल्स हमारे पास हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं, उनको हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक तरीके से सिंबल और कॉन्सेप्ट को हम वास्तव में जो चीजें हैं उनको अपने दिमाग में बसाते हैं, वो है। और प्रोटोटाइप क्या है? हम अपने दिमाग में जो चीजें बसाते हैं उनको वास्तविक रूप से समझना है। जैसे जैसे कोई भी अपने इमेजिन किया, कोई भी एक इमेजिन आपने किया कि कोई भी इमेजिन की एक नाव चल रही है ना, उस पर एक बिल्ली बैठी है, उस पर एक कुत्ता बैठा है। तो वास्तव में तो नाव पे बिल्ली कुत्ता अभी नहीं बैठा है, पर हमने एक इमेजिन किया। तो इस इमेजिन में हम वास्तविक रूप दे रहे हैं, जो भी ख्याल आ रहा है उसको वास्तविक रूप दे रहे हैं। तो ख्याल को एग्जाम्पल में बदल लेना, थॉट को रियल एग्जाम्पल में बदल लेना, प्रोटोटाइप होता है। एक तरीके से प्रोटोटाइप अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति। ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स और कॉन्सेप्ट्स। ऐसे कुछ बातें चिंतन में महत्वपूर्ण रहेंगी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बातें बताई, ध्यान रखना है। चिंतन कैसा व्यवहार है? ओवर्ट की कोवर्ट आपको बोलना है। कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है हिडन, इम्प्लिसिट, अंतर्निहित, छुपा हुआ, अप्रकट, जिसका अवलोकन नहीं किया जा सकता, नॉट ऑब्जर्वेबल। दूसरी बात, चिंतन में क्या होता है? चिंतन में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, जो भी दिमाग में सूचना है, उसका मेंटल मैनिपुलेशन होता है, सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है, जिसको हम बोलते हैं मानसिक जोड़ तोड़। चिंतन में सिंपल एलिमेंट है, सॉरी सिंबल एलिमेंट है चिंतन में कॉन्सेप्ट एलिमेंट है, और चिंतन में प्रोटोटाइप भी एलिमेंट है। उसके अलावा चिंतन अनिवार्य रूप से कैसी कैसी प्रक्रिया है? तो हम बोलेंगे साहब संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। आखिर चिंतन हम क्यों करते हैं? तो हम चिंतन करते हैं जब हमारे सामने कोई समस्या आती है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं चिंतन की शुरुआत किसी समस्या से होती है, और चिंतन कब एंड होता है? जब हमको समस्या का समाधान मिल जाता है। तो एक और टर्म आती है कि चिंतन की शुरुआत किसी समस्या से होती है, चिंतन बीच का प्रोसेस है समाधान तक जाने का, इसलिए एक शब्द और आता है मध्यस्थ प्रक्रिया। तो बहुत से मनोवैज्ञानिक चिंतन को मध्यस्थ प्रक्रिया मानते हैं। मध्यस्थ प्रक्रिया क्या? एक तरफ उद्दीपक, एक तरफ अनुक्रिया, दोनों के बीच में। और चिंता की बात नहीं है, उद्दीपक है समस्या, अनुक्रिया है उसका समाधान। तो चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, जो अनुक्रिया यानी समस्या का समाधान यानी, माफ करें, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है जो उद्दीपक यानी समस्या तथा अनुक्रिया यानी समाधान के बीच में होती है। ये कुछ कॉमन बातें हैं। चिंतन में अभिप्रेरणा भी है, चिंतन में भाषा भी है, चिंतन में ट्रायल एंड एरर भी है, चिंतन में इमेज भी बहुत जरूरी है। इमेज, प्रतिमा, और प्रतिमा आप जानते हैं, प्रतिमा विजुअल इमेज भी होती है और ऑडिटरी इमेज भी होती है। हमारी जितनी सेंसेस हैं सारी सबकी इमेज बनती है। आपने कोई साउंड सुना, ठीक है, कोई दूसरा कहानी कह रहा है कि मैं जंगल में जा रहा था और मैं कहीं जा रहा था और सूखे पत्तों पे मेरे पांव इस तरह से धड़क रहे थे, ऐसे मैं उन पे चल रहा था कि खड़खड़ की आवाजें आ रही थी, उधर से शियार बोल रहा था, उधर से एक शेर की आवाज आ रही थी, उधर से पक्षी चहचहा रहे थे। तो कोई हमको सुना रहा है, हम देख थोड़ी रहे हैं, शेर है, पत्तों पे चल रहे हैं, आवाज आ रही है, पक्षियों की चहचहाट आ रही है, ये सब हमने सुना, लेकिन हमारे दिमाग ने इसकी इमेज बना दी और हमारे दिमाग में सारी चीजें अपने आप आ गई। इसको बोलते हैं ऑडिटरी इमेज। सुनने के बाद भी हमारा दिमाग हमको इमेज दे रहा है, तो चिंतन कर सकते हैं हम। इसी वो थी ना नटवरलाल वाली कहानी, एक गाना आता था ना पहले अमिताभ बच्चन का, मिस्टर नटवरलाल का। फिर जंगल में फिर क्या हुआ, फिर कोयल की चहचहाट, फिर सामने आ गया एक शेर, फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था, मुझे मारकर शेर खा गया। बोलता है ना, वो बच्चे पूछते हैं उससे, फिर कहते हैं लेकिन आप तो जिंदा हो, तो वो कहता है ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। कुल मिला के जो भी हम सुनते हैं उसके भी दिमाग में एक इमेज बनती है, उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी इमेज। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी इमेज। और जो हमने देखा है उसकी इमेज तो बनती ही है, जो भी हम देखते हैं उसकी एक इमेज बनती है, उसको बोलते हैं विजुअल इमेज। तो चिंतन में इमेज का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा का रोल है, केवल पियाजे चिंतन में भाषा का रोल नहीं मानते, बाकी सब मानते हैं। भाषा का रोल है, ट्रायल एंड एरर होती है। ट्रायल एंड एरर, वास्तव में हम कोई काम करें तो भी बहुत सी अनुक्रिया करते हैं ना, फाइनली कोई सही अनुक्रिया है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। थोड़ा ने बोला था ट्रायल एंड एरर,
लेकिन चिंतन में भी हम क्या करते हैं, सोचते हैं इसका ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं यार ये खराब है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब मेंटल लेवल पे भी हम ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। और चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है, जैसा अभी टेकर ने बोला था, तो चिंतन में मोटिवेशन भी। ओके, ये तमाम बातें हम करेंगे। सबसे पहले बच्चों चिंतन की परिभाषा, अपनी हेडिंग है, टॉपिक है चिंतन, थिंकिंग, परिभाषा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन की परिभाषाएं दी हैं। इनमें एक नाम है कोगन तथा हेवमेन। नाम सुना आपने कोगन काफी बार, कोगन व हेवमेन। कोगन तथा हेवमेन का स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है। एक परिभाषा हम देखेंगे बैरन साहब की भी, बैरन जिनको कहते हैं, जो मेरे गुरु हैं। एक परिभाषा हम देखेंगे सेंट्रोक साहब की, बैरन की, सेंट्रोक की परिभाषाएं, क्योंकि आरबीएससी साइकोलॉजी की बुक में है, इसलिए परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। बैरन का स्टेटमेंट देखेंगे, सेंट्रोक का स्टेटमेंट देखेंगे, रोस का स्टेटमेंट देखेंगे, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक एस्पेक्ट बताया है, गेरिट का स्टेटमेंट देखेंगे, और सिल्वरमैन का स्टेटमेंट देखेंगे। तो ये कुछ बेहतरीन परिभाषाएं हैं। और बच्चों बुक भी 2 या 3 दिन में आपको मिली जाएगी, तो बुक को पढ़ना एक बार, और कोशिश करना कि अगर आप पात्रता दे रहे हैं तो पूरे में से पूरे लें, और अगर रेट थर्ड ग्रेड मेंस दे रहे हैं तो पूरे में से पूरे लें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, कोगन व हेवमेन। क्या बोलते हैं कोगन व हेवमेन? लिखो कोगन व हेवमेन की परिभाषा है, चिंतन, इनवर्टेड कॉमास में लिखना है, चिंतन प्रतीकों, प्रतीक क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया, सिंबल्स, चिंतन प्रतीकों, कोमा प्रतिमाओं, प्रतिमाएं क्या होती हैं, इमेजेस, जो भी मैंने आपको बताया। चिंतन प्रतीकों, सिंबल्स, प्रतिमाओं, इमेजेस, संप्रत्यों, कॉन्सेप्ट, चिंतन प्रतीकों, प्रतिमाओं, संप्रत्यों, नियमों, रूल्स, नियमों, बहुत अच्छी परिभाषा है कोगन व हेवमेन की, चिंतन प्रतीकों, प्रतिमाओं, संप्रत्यों, नियमों तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों, तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों, तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों, तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयां और भी बहुत सी हो सकती हैं, प्रोटोटाइप हो सकता है। चिंतन प्रतीकों, प्रतिमाओं, संप्रत्यों, नियमों तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ है। अन्य मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ है, मेंटल मैनिपुलेशन है, मानसिक जोड़ तोड़ है, मेंटल मैनिपुलेशन है, कोगन तथा हेवमेन। तो बहुत अच्छी अच्छी परिभाषा है, तो भूलना नहीं है कभी भी कि कोगन हेवमेन चिंतन किसको बताते हैं। सब चिंतन में प्रतिमाएं, प्रतीक, संप्रत्यय, नियम, इन सब का मेंटल मैनिपुलेशन होता है, इन सब का दिमागी तौर पे जोड़ तोड़ होता है, जो दिखता नहीं है पर होता है। ये सब क्यों होता है? किसी समस्या के समाधान के लिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमको याद रखना है, कोगन व हेवमेन साहब क्या बोलते हैं, चिंतन प्रतीकों, प्रतिमाओं, संप्रत्यों, नियमों तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों का क्या है, मानसिक जोड़ तोड़ है। याद रहेगी परिभाषा। चलिए दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं सिल्वरमैन साहब का, जिनके परिभाषा में एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड पकड़ लेना, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। नाम है इनका सिल्वरमैन, और वो कीवर्ड है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के द्वारा समस्या समाधान करना। तो नाम लिखें सिल्वरमैन, इनका नाम है सिल्वरमैन। और सिल्वरमैन क्या परिभाषा देते हैं, स्टेटमेंट लिखिए। सिल्वरमैन कहते हैं कि साहब चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। सिल्वरमैन क्या कहते हैं, चिंतन चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। बच्चों मानसिक प्रक्रिया वही है, मेंटल मैनिपुलेशन वही है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया वही है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें चिंतन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा
समस्या के समाधान में मदद मिलती है। समस्या के समाधान में, समस्या के समाधान में मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, हेल्प होती है, मदद मिलती है। बहुत अच्छी परिभाषा। समस्या के समाधान में मदद मिलती है। क्या बोलते हैं सिल्वरमैन? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, वो तो हम जानते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिसमें क्या होता है, ये शब्द ध्यान रखना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा समस्या का समाधान होता है। समस्या समाधान में हेल्प होती है, सहयोग मिलता है, मदद मिलती है। किसके द्वारा मदद मिलती है? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। दरअसल ये क्या होता है? ये होता है चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है? किसी घटना का। कोई घटना, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इवेंट, किसी घटना के मानसिक या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा समस्या समाधान में मदद मिलती है। क्या होता है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व? तो कोई भी घटना या कोई भी ऑब्जेक्ट आप लें, पेड़ पे बिल्ली बैठी है, ओके, पेड़ पे बिल्ली बैठी है, कैसे नीचे उतारे? तो यहां अपने पास ना तो पेड़ है ना बिल्ली है, हम क्या कर रहे हैं, उसका केवल मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, केवल एक इमेज बना रहे हैं। पेड़ है, कैसा पेड़ है वो भी आ जाएगा, दिमाग दे देगा, ऐसा पेड़ है, हरा भरा है, उस पर एक बिल्ली बैठी है, ऊपर बैठी है, तो हमें उसको उतारना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ वास्तविक घटना तो है पेड़ पे बिल्ली जो कहीं वास्तव में बैठी होगी, लेकिन हम अपने दिमाग में उसको बैठा लेते हैं। तो दिमाग में हम प्रतिनिधित्व करते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका मतलब आप किसी भी चीज को अपने दिमाग में ले सकते हैं। बहुत ऊंची स्काई क्रैकर है, 50 माले की बिल्डिंग है, 50 माले की बिल्डिंग में ऊपर की छत पे आपको कोई काम करना है, कोई वहां पे गेंद पड़ी है, तो आपको दूसरी गेंद फेंकनी है, या वहां पे कोई केबल का तार लगाना है, या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे बंजी जंपिंग करनी है, या वहां से आपको ग्लाइडर बन के कूदना है। तो अपने सामने 50 माले की बिल्डिंग नहीं है, लेकिन दिमाग में 1 मिनट में 50 माले की बिल्डिंग हम बना सकते हैं, और अपने चारों तरफ पैराशूट लगा के, पंख लगा के, या कुछ भी लगा के उस पर जंप भी कर सकते हैं, उससे बॉल भी फेंक सकते हैं, उससे दूसरी बिल्डिंग पे कूद भी सकते हैं, कूद सकते हैं ना। तो ये कहलाता है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। तो बहुत अच्छी परिभाषा दी सिल्वरमैन ने कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी घटना के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा क्या करेंगे, हम समस्या का समाधान करेंगे। ओके, तो याद रहेगा आपको, कोगन व हैवमैन साहब क्या कहते हैं? चिंतन प्रतीकों, प्रतिमाओं, नियमों, संप्रत्यों और अन्य मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ है, मेंटल मैनिपुलेशन है। ये बात बोली कोगन व हैवमैन ने। मेंटल मैनिपुलेशन बहुत लोग बोलते हैं, तो कीवर्ड आप मेंटल मैनिपुलेशन का ले सकते हैं, पर वो कई लोगों का है, इसलिए आपको ये देखना है कि अन्य मध्यस्थ इकाइयों वाली बात करने वाले हैं कोगन व हैवमैन। तो कोगन व हैवमैन में आप कीवर्ड चुन सकते हैं मध्यस्थ इकाइयां। कौन सा चुन सकते हैं? मध्यस्थ इकाइयां। ठीक है, सिल्वरमैन का आप चुन सकते हैं घटना के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को। ठीक है, अब हम तीसरी परिभाषा लेते हैं। हमारे गुरु हैं बैरन साहब, बैरोन, बैरन। बैरोन क्या बोलते हैं? बैरोन अपनी परिभाषा में मानसिक जोड़-तोड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चिंतन मानसिक जोड़-तोड़ है, लेकिन किसका? ये 3 चीज बताते हैं। एक तो ये बताते हैं संप्रत्यय, तो संप्रत्यय बार-बार हम देख ही रहे हैं। एक आपको पता है, जब 2 कॉन्सेप्ट मिलते हैं तो एक शब्द आता है। कभी आपने प्रोपोजिशन सुना होगा हमसे पियाजे में। 2 कॉन्सेप्ट को मिला दें तो एक शब्द बनता है प्रतिज्ञप्ति। बहुत बारी परीक्षा में आपने देखा होगा। प्रतिज्ञप्ति क्या है? मोर देन वन कॉन्सेप्ट को जोड़ना। 2 या 2 से ज्यादा संप्रत्ययों को मिलाना क्या होता है? प्रतिज्ञप्ति होता है। तो बैरन ने 3 शब्द काम में लिए अपनी परिभाषा में। संप्रत्यय, संप्रत्यय से अगला शब्द आपको वैसे ही याद आ जाएगा, ज्यादा संप्रत्यय हुए तो प्रतिज्ञप्ति, और प्रतिमाएं, इमेज तो है ही। तो प्रतिमा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति, 3 शब्दों के मानसिक जोड़-तोड़ को चिंतन कहते हैं, ऐसा बैरन बोलते हैं। तो बैरन का स्टेटमेंट लिखिए। चिंतन, चिंतन संप्रत्यों, कॉन्सेप्ट्स, चिंतन संप्रत्यों, कोमा प्रतिज्ञप्ति, चिंतन संप्रत्यों, या यूं लिखें इसको संप्रत्यय, चिंतन संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं। लास्ट को हमने प्लूरल कर दिया तो ये भी प्लूरल माने जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा सेंटेंस में होता है। तो चिंतन संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लूरल है। प्रतिज्ञप्ति मतलब प्रतिज्ञप्तियां हैं। तो बैरोन बोलते हैं चिंतन संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं, इमेजेस, तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ है। प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ है, मानसिक
जोड़ तोड़ है बैरन। मेंटल मैनिपुलेशन है, क्या है? मेंटल मैनिपुलेशन। किसका मेंटल मैनिपुलेशन? तीन चीजों का, कॉन्सेप्ट्स, प्रोपोजिशंस एंड इमेजेस। थिंकिंग इज मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रोपोजिशंस एंड इमेजेस। बैरन। बैरन की परिभाषा, मानसिक जोड़तोड़ शब्द याद रखना है। हेवन ने भी मानसिक जोड़तोड़ बोला था, पर हेवन ने बोला था मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़तोड़ है। मध्यस्थ इकाइयां यही सारी हैं। और बैरोन बोलते हैं चिंतन, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़तोड़ है। ये बोलते हैं बैरन साहब। सेंट्रोक क्या बोलते हैं? अगला स्टेटमेंट है सेंट्रोक साहब का। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनका नाम है सेंट्रोक। सेंट्रोक। सेंट्रोक क्या बोलते हैं? सेंट्रोक कहते हैं कि साहब चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो कब काम में आती है? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या का समाधान करते समय, तर्क करते समय, निर्णय लेते समय और संप्रत्यय का निर्माण करते समय की जाती है। सेंट्रोक का नाम लिखें और इनकी परिभाषा लिखें। ये कहते हैं चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। मेंटल मैनिपुलेशन शब्द ये भी काम में लेते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सिंबल के रूप में हो सकती है, कॉन्सेप्ट के रूप में हो सकती है, प्रोपोजिशन के रूप में हो सकती है, प्रतिज्ञप्ति के रूप में हो सकती है, इमेज के रूप में हो सकती है, कॉन्सेप्ट के रूप में हो सकती है, ठीक है, या किसी रूल्स के रूप में हो सकती है, किसी भी बात के रूप में हो सकती है। तो सेंट्रोक कहते हैं चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का जोड़ तोड़। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है। और खास बात इनकी आगे है, कब होता है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है जब हम समस्या समाधान करते हैं। जब हम समस्या समाधान करते हैं। जब हम समस्या समाधान करते हैं, कोमा, और क्या करते हैं? तर्क करते हैं। तर्क करते हैं, कोमा, और क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। और क्या करते हैं? तथा संप्रत्यय निर्माण करते हैं। संप्रत्यय, मुझे लगता है ये कलम थोड़ी बारीक है ना, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। तथा संप्रत्यय निर्माण करते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा, संप्रत्यय निर्माण करते हैं। सेंट्रोक का नाम याद रखना। सेंट्रोक सब क्या बोलते हैं? एक तो उन्होंने बोला चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी है? मानसिक प्रक्रिया, मानसिक जोड़ तोड़ होता है, ठीक है। एक इन्होंने बोला है कि चिंतन में ये मानसिक जोड़ तोड़ कब होता है? जब हम ये चार काम करते हैं। कौन कौन से चार काम करते हैं? जब हम समस्या समाधान करते हैं, दूसरा जब हम तर्क करते हैं, तीसरा जब हम निर्णय लेते हैं, चौथा जब हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जब हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। तो बहुत अच्छी परिभाषा है सेंट्रोक साहब की। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है। कब? जब हम समस्या समाधान करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं और संप्रत्यय निर्माण करते हैं। तो कीवर्ड्स आप इनको पकड़ सकते हैं, तर्क करना, निर्णय लेना, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं की बात है। सेंट्रोक। बैरोन कहते हैं केवल मानसिक जोड़ तोड़ कौन सी चीजों का? संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ करते हैं। सिंपल। कोगन हेवमैन क्या कहते हैं? कोगन हेवमैन कहते हैं सब चिंतन, प्रतीकों, प्रतिमाओं, संप्रत्ययों, नियमों, इन सब मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ है। तो मानसिक जोड़ तोड़ ये भी कहते हैं, लेकिन मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ है। सिल्वरमैन, घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या में हम हेल्प करें, ऐसी मानसिक प्रक्रिया चिंतन है। तो बहुत आसान है ना। तो पहली परिभाषा कोगन व हेवमैन की, दूसरी परिभाषा सिल्वरमैन की, तीसरी परिभाषा बैरोन साहब की, और चौथी परिभाषा अपनी सेंट्रोक साहब की। अब एक आध परिभाषा और लिखते हैं, और दो परिभाषाएं और बहुत अच्छी हैं। एक रोस साहब की और एक गेरिट साहब की। तो रोस का स्टेटमेंट और गेरिट का स्टेटमेंट। ओके।
रोज का और गेरिट का स्टेटमेंट। रोज क्या बोलते हैं, मैंने आपको बोला संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक आधार। तो एक बहुत बड़ी ऐसी छोटी सी परिभाषा है कि थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी। रोज क्या बोलते हैं कि थिंकिंग एक मेंटल एक्टिविटी है, एक मानसिक गतिविधि है, दोनों एस्पेक्ट से। थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इन एस्पेक्ट ऑफ cognition. Thinking is a mental activity in cognitive aspect and thinking is a mental activity in psychological aspect। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। क्या बोलते हैं रोज कि चिंतन पहला एस्पेक्ट कौन सा है, कोग्निटिव। तो संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में या संज्ञानात्मक आधार पर बातें की, चिंतन संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, और दूसरा क्या था, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। चिंतन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट। चिंतन संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य कॉग्निटिव एस्पेक्ट, तथा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। चिंतन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, चिंतन संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य कॉग्निटिव एस्पेक्ट तथा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से एक मेंटल एक्टिविटी को बोलेंगे मानसिक गतिविधि है। मानसिक गतिविधि है। तो कितनी शानदार सी परिभाषा दी है इन्होंने। इनका नाम है रोज साहब, कमाल के आदमी हैं, बहुत सी बातें दी है इन्होंने, छोटो मैच्योरिटी दी है इन्होंने। तो रोज क्या बोलते हैं, रोज कहते हैं चिंतन संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य तथा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से एक मानसिक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है, मानसिक गतिविधि है। यानी रोज चिंतन को मेंटल एक्टिविटी बताते हैं। क्या बताते हैं, मेंटल एक्टिविटी। और ये मेंटल एक्टिविटी दो एस्पेक्ट्स पे से संबंध रखती है, दो एस्पेक्ट्स पर बेस्ड है। एक तो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और दूसरा है कोग्निटिव एस्पेक्ट। तो चिंतन संज्ञानात्मक एस्पेक्ट और मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट से एक मानसिक गतिविधि है, एक मेंटल एक्टिविटी है। तो मेंटल एक्टिविटी वाली बात बोलने वाले हैं रोज। मेंटल एक्टिविटी वाली बात बोलने वाले कौन है, रोज। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कॉग्निटिव एस्पेक्ट दोनों शब्द याद रखेंगे, और इन दोनों एस्पेक्ट से संबंधित मेंटल एक्टिविटी यानी मानसिक गतिविधि चिंतन है। ऐसा कौन बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और गेरिट की परिभाषा तो बहुत ही बढ़िया है। गेरिट की परिभाषा में एक शब्द याद रखना बस, हिडन, अप्रकट, इंप्लिसिट, लेकिन सिंबल्स का शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। क्या है गेरिट की परिभाषा, गेरिट कहते हैं कि थिंकिंग इज ए हिडन या इंप्लिसिट या इनहेरेंट या अंतर्निहित या छुपा हुआ बिहेवियर है। चिंतन अप्रकट व्यवहार है जिसमें प्रतीक शामिल होते हैं। यह बड़ी ऐसी परिभाषा है गेरिट साहब की। क्या है, चिंतन व्यक्ति का अप्रकट बोलते हैं हिडन को या इंप्लिसिट को, अंतर्निहित, इंप्लिसिट एंड हिडन बिहेवियर। चिंतन को इंप्लिसिट और हिडन बिहेवियर कौन बताते हैं, गेरिट बताते हैं। गेरिट क्या बोलते हैं, चिंतन व्यक्ति का अप्रकट व्यवहार है। चिंतन व्यक्ति का अप्रकट व्यवहार है जिसमें प्रतीक, सिंबल्स, संकेत, जिसमें प्रतीक, सिंबल्स शामिल हैं। बहुत अच्छी सी परिभाषा, बहुत आसान। यानी रोज कहते हैं चिंतन संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में एक मानसिक गतिविधि है। मानसिक गतिविधि रोज का कीवर्ड ले सकते हैं आप, या फिर रोज का कॉग्निटिव एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कीवर्ड ले सकते हैं। तो रोज कहते हैं चिंतन संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से एक मानसिक गतिविधि है। गेरिट क्या बोलते हैं, गेरिट कहते हैं चिंतन एक अप्रकट व्यवहार है। अप्रकट व्यवहार आप इनका ले सकते हैं जिसमें जिसमें प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, सिंबल शामिल हैं। ये परिभाषा किसकी है, गेरिट की। तो बच्चों पहली परिभाषा कोगन हेवमैन की याद रखना है, जिसमें उन्होंने चिंतन को मध्यस्थ इकाई बोला है। दूसरी परिभाषा हमको सिल्वरमैन की याद रखनी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि चिंतन
घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के द्वारा समस्या समाधान में योगदान देता है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। कोगन-हेवमैन की परिभाषा हो गई, दूसरी परिभाषा सिल्वरमैन की होगी, तीसरी बैरोन साहब की परिभाषा में प्रतिज्ञप्ति शब्द आया है कि चिंतन संप्रत्यों, प्रतिज्ञप्ति और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़-तोड़ है। अगली परिभाषा हमने देखी किसकी, सेंट्रोक साहब की। तो सेंट्रोक क्या बोलते हैं कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ओके, मेंटल मैनिपुलेशन होता है इसमें सूचनाओं का, ओके, लेकिन ये कब होता है, तो वो कहते हैं चार चीजें जब होती हैं, समस्या समाधान करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं या फिर संप्रत्य का निर्माण करते हैं। सेंट्रोक साहब की हो गई। तो महत्वपूर्ण परिभाषा रोस और गेरिट की आपके सामने लिखी है। रोस ने क्या बोला था, रोस ने बोला था दो आधार, दो एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और कोग्निटिव एस्पेक्ट। चिंतन संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, मेंटल एक्टिविटी है, मानसिक गतिविधि है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा देने वाले हैं रोस। और गेरिट क्या बोलते हैं, गेरिट कहते हैं चिंतन अप्रकट व्यवहार है जिसमें कौन सी चीज शामिल होती है, प्रतीक शामिल होते हैं। ओके, अब चलते हैं बच्चों आगे। और आगे मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति हुए हैं रिचर्ड पोल। तो आप लिखें एक बात इनकी, रिचर्ड पोल ने चिंतन के तीन तत्व बताए हैं, 3 एलिमेंट्स बताए। वैसे चिंतन के एलिमेंट्स हम बोले तो चिंतन के एलिमेंट्स में सिंबल्स हो सकते हैं, प्रतीक। चिंतन के एलिमेंट्स में ये सारे जो आपने नाम लिए सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो पर मेनली चिंतन के तत्व बताएं आपको, एलिमेंट्स बताएं तो प्रतीक, सिंबल्स और संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट और इमेज, प्रतिमा और लैंग्वेज, भाषा, ये सब चिंतन के एलिमेंट्स हैं, मुख्य आधार हैं। बोलिए है कि नहीं, प्रतिज्ञप्ति भी है, संप्रत्यय भी है, भाषा भी है, इसके अलावा प्रतीक भी हैं, प्रतीक सिंबल्स आ गया, इमेज भी है, ठीक है ना, इमेज ऑडिटरी, पांचों चीजों से इमेज बनती है। कोई छूता है, टेस्ट, तो उसकी भी इमेज, मतलब टच, तो टच वाली भी इमेज हमारा दिमाग बना देता है, टेस्ट वाली इमेज भी बना देता है। कोई बात करता है कि साहब ऐसे ऐसे उस पर्टिकुलर फ्रूट का कड़वा स्वाद है, तो हमारे पास फ्रूट आया ही नहीं, पर कड़वा स्वाद है, तो अपने टेस्ट जो सेंसेस, पता है चिंतन में क्या होता है, चिंतन में सेंसेस काम करते हैं, चिंतन में नर्व काम करती है, चिंतन में आपका परसेप्शन काम करता है, चिंतन में आपके रीजनिंग काम करती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी होता है। दरअसल चिंतन क्या है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम सूचनाओं को लेते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उनमें कोई खास सूचना है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसको उसके प्रति हम एक्शन भी कर सकते हैं, बाद में फिर ओवर्ट भी हो सकती है कुछ बातें। हमने कोई काम किया कि इसको, लाइट, फैन चल रहा है ना, एसी भी चल रही है, फैन भी चल रहा है, तो मेरे को फैन को बंद करना है, तो दिमाग में सारी चीजें आई और एक एक हमने डिसाइड किया बटन को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, फिर मैं जाके स्विच ऑफ करता हूं, तो एक्शन रूप में भी आ सकता है। लेकिन चिंतन सीधे रूप ऑब्जर्वेबल नहीं है। चिंतन को हम अगर बाहर कुछ एक्टिव सॉरी फिजिकल एक्टिविटी के रूप में एक्सप्रेस करें तब वो ऑब्जर्वेबल होता है, नहीं तो चिंतन हिडन होता है, एप्रिकेट होता है। बात समझ में आई? तो नाम है इनका रिचर्ड पोल। ये चिंतन के 3 तत्व बताते हैं। कितने? 3 तत्व। 3 तत्व क्या क्या बताते हैं, मैंने भी आपको बताया। एक तो ये बताते हैं प्रतीक, चिंतन के 3 तत्व हैं, प्रतीक, सिंबल्स। फिर बता दूं प्रतीक क्या होते हैं। प्रतीक होते हैं जितनी भी वास्तव में चीजें हैं दुनिया में, है ना, उनको हमने नाम दे रखा है, सबको नाम दे रखा है। डॉग एक सिंबल है, लड़की एक सिंबल है, फ्लोवर एक सिंबल है, जितने भी नाम, जितने भी अक्षर, वो सारे सिंबल हैं। पैवलो पढ़ा है ना आपने, याद है आपको? जितने भी अक्षर हैं, जितने भी शब्द हैं, उनके जो भी अर्थ हम लगाते हैं वो वास्तव में सिंबल ही तो है। यहाँ गर्ल, यहाँ पे मैंने लिख दिया सीमा, तो सीमा, ये जो शब्द है सीमा, ये थोड़ी है, सीमा तो वो है, लेकिन इस शब्द से ही सीमा आ गई साहब। तो ये सिंबल्स हैं, संख्या भी हो सकती है इसमें, शब्द भी हो सकते हैं, या कुछ आइकॉन्स भी हो सकते हैं। आइकॉन्स भी प्रतीक है। ब्रूनर, याद है, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, 3 वहां पे बताई थी। तो आइकॉन्स में कुछ चिन्ह हो सकते हैं जिनसे हम किसी चीज को समझते हैं। तो वो चिन्ह भी हो सकते हैं, वो भाषा के शब्द भी हो सकते हैं, वो अक्षर भी हो सकते हैं, वो और कोई संकेत भी हो सकते हैं, क्लूज हो सकते हैं, क्यूज हो सकते हैं। ओके, तो 3 तत्व बताए रिचर्ड पोल ने। पहला है प्रतीक या सिंबल्स, दूसरा है संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय, चीजों को क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी हम नाम लेते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट ही हैं। रंग अपने आप में कॉन्सेप्ट है, जानवर कॉन्सेप्ट है, जंगली जानवर कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ये संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट को मिला दें तो प्रतिज्ञप्ति बनती है, ठीक है। तो पहला प्रतीक, दूसरा संप्रत्यय, और तीसरा उन्होंने बताया, ये आपके लिए नया सा नाम होगा, कौन जाने कभी आपको परीक्षा में पूछ ले, संभावना है, यह है प्रोटोटाइप।
प्रोटोटाइप दरअसल वो एग्जांपल्स हैं जो इन दोनों से हम बाहर निकालते हैं, है ना। सिंबल्स हमारे पास हैं, कॉन्सेप्ट हमारे पास है, और हम कोई ऐसी कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में वो चीजें अभी है ही नहीं, लेकिन हमने कल्पना करी तो उसके एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल के रूप में परिणित करते हैं, दैट इज प्रोटोटाइप। तीनों चीजें याद रखना। पोल इनका नाम है, रिचर्ड पोल। रिचर्ड पोल चिंतन के कितने तत्व बताते हैं? 3 तत्व बताते हैं। हालांकि चिंतन के ये 3 तत्व बताते हैं, पर आपको याद याद रखना, चिंतन में इमेज भी होती है, चिंतन में लैंग्वेज भी होती है, ठीक है, चिंतन में प्रतिगिप्ति भी होती है, चिंतन में संप्रत्यय भी होता है। ये प्रोटोटाइप वाला शब्द इनका अलग से है। तो प्रोटोटाइप वाले शब्द की बात करने वाले हैं रिचर्ड पोल, जो चिंतन में 3 तत्व बताते हैं, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स और प्रोटोटाइप्स। सिंबल, कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, प्रतीक, संप्रत्यय, प्रोटोटाइप, हिंदी में भी प्रोटोटाइप ही है, कोई भी नाम इसका और दूसरा आ सकता है, ओके, और प्रोटोटाइप याद रखना, ओके। अगली महत्वपूर्ण बात, चिंतन की प्रकृति। चिंतन की प्रकृति, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का मतलब समझते हो? नेचर ऑफ थिंकिंग, यानी प्रकृति विशेषताओं को ही बोलते हैं, चिंतन की प्रकृति या चिंतन की विशेषताएं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन की बहुत सी, किसी ने मध्यस्थ इकाई बोला है, किसी ने मानसिक जोड़ तोड़ बोला है, तो ये सारी की सारी विशेषताएं यहाँ पे आएंगी। लेकिन इन सबको एक जगह इकट्ठा करके हमारे सामने देने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हम्फ्रे। क्या नाम है? हम्फ्रे। तो हम्फ्रे का नाम भी हमको याद रखना है। चिंतन की प्रकृति हम्फ्रे के अनुसार, किसके अनुसार? हम्फ्रे के अनुसार। ये अपने आप ही बड़ा कैसे हो गया पेन? चलो, चिंतन की प्रकृति किसके अनुसार? हम्फ्रे के अनुसार। क्या क्या खास बातें चिंतन में? तो बच्चों, क्या क्या खास बात है? सीधे ऑप्शंस में आपको मिल सकती है ये बातें, बहुत सी बातें तो आप अब तक समझ ही चुके हैं, फिर भी हम इनको एक एक करके लिखते हैं। तो चिंतन में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, चिंतन की प्रकृति की खास बातें क्या हो सकती हैं? तो पहली महत्वपूर्ण बात तो है, चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक व्यवहार है, मानसिक क्रिया है। तो चिंतन एक मानसिक मानसिक गतिविधि कह सकते हैं, जैसा मेंटल एक्टिविटी अभी परिभाषा में अपने नाम देखा था। तो चिंतन एक मानसिक अथवा संज्ञानात्मक व्यवहार है, मानसिक अथवा संज्ञानात्मक व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? संज्ञानात्मक व्यवहार है, मानसिक व्यवहार है, जो दिखता है या नहीं दिखता? नहीं दिखता। इसलिए दूसरी बात बन गई चिंतन, दूसरी बात क्या होगी? चिंतन अप्रकट। अप्रकट, अप्रकट मैं आपको बता चुका हूं, कोवर्ट को बोलते हैं, हिडन को बोलते हैं, इम्प्लिसिट को बोलते हैं, अंतर्निहित, जो दिखता नहीं है, जिसका ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो दूसरी बड़ी बात चिंतन की, चिंतन अप्रकट व्यवहार है, चिंतन अप्रकट व्यवहार है। पहली बात, चिंतन एक मानसिक या संज्ञानात्मक व्यवहार है। दूसरी बात, चिंतन अप्रकट या छुपा हुआ व्यवहार है। तीसरी बात, चिंतन की शुरुआत, चिंतन की शुरुआत बोलिए किससे होती है? किसी समस्या से होती है। चिंतन की शुरुआत किसी समस्या से होती है, अंत होता है समाधान से। उसका सॉल्यूशन ही हो गया तो वो चिंतन वहीं पे खत्म हो गया, फिर कोई नई समस्या, समस्याएं चारों तरफ आती रहती है। समस्या का मतलब कुछ भी कर रहे हैं वो भी एक समस्या ही है, कुछ करने वाले हैं वो भी समस्या ही है। तो करने से पहले थॉट तो होता है, सोचते तो हैं, वही चिंतन है, ओके। तो चिंतन संज्ञानात्मक या मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन प्रकट है कि अंतर्निहित या छुपा हुआ है, अप्रकट व्यवहार है। तीसरी बात, चिंतन की शुरुआत किससे होती है? किसी समस्या से होती है। चौथी बात, चौथी बात क्या है? चौथी बात, चौथी बात है साहब, थोड़ा सा बड़ा करता हूं। चौथी बात क्या है? चौथी बात है चिंतन उद्दीपक। उद्दीपक है समस्या। तो शुरुआत हुई समस्या से, उद्दीपक से। तो चिंतन उद्दीपक, ब्रैकेट में समस्या, तथा अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या है? ब्रैकेट में समाधान। आपने लिखा चिंतन उद्दीपक, ब्रैकेट में समस्या, तथा अनुक्रिया, ब्रैकेट में समाधान, की मध्यस्थ बीच में होता है, मीडिएटिंग प्रोसेस है, कि मध्यस्थ प्रक्रिया है।
चिंतन उद्दीपक और अनुक्रिया की मध्यस्थ प्रक्रिया है। चिंतन उद्दीपक और अनुक्रिया में मध्यस्थ प्रक्रिया है। चिंतन उद्दीपक और अनुक्रिया में पुल है, ब्रिज है। चिंतन समस्या तथा उसके समाधान के बीच का प्रोसेस है, बीच की प्रक्रिया है, इसलिए ये मध्यस्थ प्रक्रिया है, मीडिएटिंग प्रोसेस है। बात समझ में आई? चिंतन की अगली विशेषता क्या हुई? यह उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच की प्रक्रिया है या समस्या और समाधान के बीच की प्रक्रिया है। होता क्या है इसमें? तो अगली बात, चिंतन में सूचनाओं का, अपने पास जो भी है, प्रतीकों का, प्रतिमाओं का, सबका, चिंतन में सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। एक्चुअल कुछ नहीं करते पर इमेज में करते हैं जोड़ तोड़। मानसिक जोड़ तोड़ है, याद है वो इंग्लिश वाला शब्द मेंटल मैनिपुलेशन है। क्या है? चिंतन सूचनाओं का मेंटल मैनिपुलेशन है, मानसिक जोड़ तोड़ है। ये बात याद रखना, चिंतन सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ है या थिंकिंग इज मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशंस हमारे सारे विजुअल ऑडिटरी रिप्रेजेंटेशन जो दिमाग में है, सिंबल्स जो दिमाग में है, कॉन्सेप्ट जो दिमाग में है, उन सब का जोड़ तोड़ी तो करते हैं, पर ये केवल इमेजिनेटरी है, ये केवल प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, कॉन्क्रीट नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, तभी तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। तो चिंतन में सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। चिंतन में सूचनाओं का क्या होता है? मानसिक जोड़ तोड़ होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, अगली बात, अगली विशेषता, चिंतन में अभिप्रेरणा भी शामिल है। चिंतन में अभिप्रेरणा भी शामिल है। तो आप पढ़ चुके हैं मोटिवेशन, याद है आपको क्या होता है अभिप्रेरित व्यवहार? पता है ना आपको अभिप्रेरित व्यवहार क्या होता है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी अभिप्रेरित व्यवहार वो है जिसमें हमारा हर कदम मंजिल की तरफ जाए, हमारा हर कदम हमारे लक्ष्य की तरफ जाए, उसको हम अभिप्रेरित व्यवहार कहते हैं, उसको हम मोटिवेटेड बिहेवियर कहते हैं। याद है ना वुडवर्थ, निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया निश्चित व्यवहार अभिप्रेरणा है। तो चिंतन में अभिप्रेरणा शामिल है, इसका मतलब चिंतन किसी लक्ष्य की तरफ निर्देशित है। यो ही चिंतन नहीं है, वो तो चिंता है, चिंता करते हैं, थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग है। वो तो कुछ भी सोच लेते हैं, अभी कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं है। लक्ष्य की तरफ हम बढ़ेंगे, वही चिंतन है। इसका मतलब चिंतन अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। चिंता खराब है, एंजाइटी अलग है, थिंकिंग अलग है, ओवर थिंकिंग अलग है, थिंकिंग अलग है। तो चिंतन और थिंकिंग की एक विशेषता है, ये हमें लक्ष्य की तरफ ले जाता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? समस्या का समाधान। इस समय आपके सामने समस्या है नौकरी, समाधान है सिलेक्शन। तो आपका चिंतन जो भी होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है। विटेकर साहब का स्टेटमेंट है, एक विटेकर साहब का नाम लिखें, इनका स्टेटमेंट है विटेकर। विटेकर, याद रहेगा विटेकर का नाम। विटेकर क्या बोलते हैं? सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। आप बोलेंगे साहब चिंता करने वाले भी तो होते हैं, तो चिंता करने वाले होते हैं, उनको चिंतन की श्रेणी में नहीं रखते। तो सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं, सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित, सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। ये बात किसने बोली? विटेकर ने बोली। सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं, ऐसा बोलते हैं विटेकर। और इसका मतलब क्या हुआ? आपको कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हमारे साथ रह के यही होता है। तो चिंतन लक्ष्य, सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चिंतन में अभिप्रेरणा शामिल है। चिंतन में क्या शामिल है? अभिप्रेरणा शामिल है। अगली महत्वपूर्ण बात, चिंतन में या चिंतन की प्रक्रिया में बात एक ही है। चिंतन में प्रयास व त्रुटि, चिंतन में प्रयास व त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर, चिंतन में प्रयास व त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया भी होती है, की प्रक्रिया भी शामिल है। बात समझ में आ रही है? तो हम वास्तविक रूप से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, वहां ट्रायल एंड एरर करते हैं। तो हम काल्पनिक रूप से भी तो कर सकते हैं ऐसा, और हम करते हैं। तो चिंतन में हम सोचते हैं, ये अलग अलग रिस्पॉन्सेस सोचते हैं, और फाइनली किसी एक रिस्पॉन्स को चुनते हैं जो कि हमें समाधान की तरफ ले जाता है। तो ट्रायल एंड एरर मेंटल एक्टिविटी के रूप में भी होता है।
महत्वपूर्ण बात है, चिंतन में प्रयास व त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया भी होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, चिंतन में दो प्रकार स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेज के, एक विजुअल इमेज, एक ऑडिटरी इमेज। तो चिंतन में दृश्य प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा का मतलब ये नहीं कि सब अभी दिख रही है, पर हमारी आंखों ने जो देखा है, अब वो चीज तो हट गई, पर हम उसका भी तो चिंतन करते हैं, ठीक है। तो चिंतन में दृश्य प्रतिमा ब्रैकेट में विजुअल इमेजेस, दृश्य प्रतिमाएं हैं, विजुअल इमेजेस, तथा श्रवण प्रतिमाएं, श्रवण प्रतिमा ऑडिटरी इमेजेस, ऑडिटरी इमेज। तो चिंतन में प्रतिमा शामिल होती है, प्रतिमा शामिल होती है, और हमने दो एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। कौन कौन सी प्रतिमा शामिल होती है? दृश्य प्रतिमा भी और श्रवण प्रतिमा भी। श्रवण प्रतिमा क्या है मैंने आपको अभी बताया है ना। आप अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप चिंतन करें कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, एक सड़क पे जा रहे हैं, शहर की सड़क पे जा रहे हैं, दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शोरूम है, कुछ लोग बोल रहे हैं, पास में से ऑटो जा रहा है, बाइक जा रही है, पी पी की आवाज आ रही है, उधर एक सामने घंटा घर है, उस पर अचानक घंटे की आवाज आती है, घड़ी 12 बजाती है, टन 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 12 साउंड सुनते हैं आप। मोटरसाइकिल स्कूटर स्कूटी की पी पी पो पो सुनते हैं आप, बस का आवाज सुनते हैं आप, रेल की आवाज भी सुन सकते हैं, लोगों के शोर भी सुन सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे चिड़ियों के चहचहाट और सूखे पत्तों पे चलने की आवाजें नहीं आ रही, क्योंकि जंगल नहीं है, शहर है। मैंने आपको जो जो बोला, आपके दिमाग ने वो सारी इमेज बनाई कि नहीं बनाई? ये ऑडिटरी इमेज है, ये श्रवण प्रतिमा है। सुन के भी हमारा दिमाग इमेज बनाता है, देख के भी हमारा दिमाग इमेज बनाता है, पांचों सेंसेस से इमेज बनाता है। टच टच से इमेज बनाता है, स्मेल से इमेज बनाता है, टेस्ट की इमेज बनाता है। तो ये प्रतिमाएं चिंतन में महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए अगली बात, चिंतन प्रक्रिया में प्रतिमाओं का भी महत्व है। अगली बात है, क्या है अगली बात? और वो है चिंतन में बोलिए, भाषा का महत्व है कि नहीं है? चिंतन में भाषा भी शामिल है, चिंतन में भाषा भी शामिल है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आप सभी लोग मानते हैं कि सब चिंतन में भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन नहीं मानते? पियाजे नहीं मानते। पियाजे क्या बोलते हैं? पियाजे कहते हैं कि भाषा कम महत्वपूर्ण है, भाषा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पियाजे कहते हैं ना, भाषा चिंतन के बाद आती है। ये भाषा और चिंतन वाली बात मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लेना, पियाजे कहते हैं भाषा कम महत्वपूर्ण है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं पता है आपको? वाइगोत्स्की भाषा के 3 प्रकार में पढ़ा चुका हूं ना आपको, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत वार्ता, और इनर साइलेंट स्पीच। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि हम जब अपने आप से बात करते हैं, वो चिंतन ही तो है। तो वाइगोत्स्की की खास बात है, इन्होंने चिंतन में इनर चिंतन को इनर साइलेंट लैंग्वेज बोला है। इनर साइलेंट लैंग्वेज क्या बोला इन्होंने? इन्होंने चिंतन को आंतरिक संभाषण, आंतरिक मौन संभाषण बोला है। आंतरिक मौन संभाषण। तो संभाषण शब्द जो है ना, वो लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करता है। संभाषण का मतलब लैंग्वेज है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि साहब भाषा है। हालांकि वहां वाइगोत्स्की का क्या व्यू आएगा मैं आपको बताऊंगा जब और प्राकल्पना आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आप समझ लें कि चिंतन में ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। इसके अलावा और भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चिंतन में संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक, प्रतिज्ञप्ति, ये सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो एक और विशेषता हम बता सकते हैं चिंतन की, और वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है क्या? चिंतन की प्रक्रिया में प्रतीक, ये सारी चीजें, सिंबल्स, संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स, प्रतिज्ञप्ति, दो संप्रत्ययों को मिलाएं या दो से ज्यादा संप्रत्ययों को मिलाएं, प्रोपोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोटोटाइप, सब कुछ, कल्पना, कल्पना के बिना तो कुछ है ही नहीं, तर्क, समस्या समाधान, प्रतिमा, इमेज,
वो तो पहले भी लिख दिया हमने, आदि सभी शामिल हैं, सभी शामिल हैं। तो बच्चों ये थी चिंतन की प्रक्रिया। स्पेशली हम्फ्रे साहब का नाम याद रखना है, और बहुत महत्वपूर्ण बातें ये हैं, इनमें से कोई बात हमको परीक्षा में मिलती है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि साहब चिंतन की प्रक्रिया में क्या क्या है। 3 तत्वों की बात तो हमने पहले कर ली। रिचर्ड पोल का नाम याद रखना, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स और प्रोटोटाइप। चिंतन की प्रकृति हम्फ्रे ने बताई है कि चिंतन में क्या क्या होता है। तो पहली बात, चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक और मानसिक व्यवहार है, मेंटल है। दूसरी बात, ये हिडन है, इम्प्लिसिट है, अप्रकट है। तीसरी बात, चिंतन की शुरुआत किसी समस्या से होती है। चौथी बात, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में होती है, और हमको समझना है उद्दीपक का मतलब है समस्या, अनुक्रिया का मतलब है समाधान। अगली बात, चिंतन में मेंटल मैनिपुलेशन होता है, सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। और अगली बात, चिंतन में अभिप्रेरणा भी शामिल है, क्योंकि विटेकर साहब कहते हैं सभी चिंतन क्या होते हैं? लक्ष्य निर्देशित होते हैं। और अगली बात, चिंतन में ट्रायल एंड एरर भी होता है, पर ये मेंटल लेवल पे होता है। अगली बात, चिंतन में दृश्य प्रतिमा, विजुअल इमेज, और श्रवण प्रतिमा, ऑडिटरी इमेज भी महत्वपूर्ण होती है। अगली बात, चिंतन में भाषा भी शामिल है। पियाजे इसको कम महत्वपूर्ण मानते हैं, पर वाइगोत्स्की आंतरिक मौन संभाषण की बात करते हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक भी चिंतन में भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिनमें ब्रूनर का नाम है, शापिर का नाम है, प्रिमिक का नाम है, वर्नस्टीन का नाम है। इसी तरह से चिंतन में प्रतीक, संप्रत्यय, प्रतिकृति, प्रोटोटाइप, कल्पना, समस्या समाधान, तर्क, प्रतिमा आदि सभी शामिल हैं। ओके, तो अब तक हमने चिंतन के बारे में बहुत कुछ जान लिया, और आपके ज्ञान के कपाट खुले होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि चिंतन पे इनमें से कोई बात आएगी परीक्षा में तो आपकी गारंटेड सही होगी, और निश्चित रूप से होगी। अगली बात है चिंतन के सिद्धांत, थ्योरीज। कुछ ज्यादा सिद्धांत नहीं है, केवल 2 सिद्धांतों की बात हम करते हैं। वही 2 सिद्धांत परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। चिंतन का एक तो पुराना सिद्धांत है जो कहता है, क्या कहता है सुने, 2 सिद्धांत। एक सिद्धांत तो चिंतन का ये कहता है कि हम चिंतन किससे करते हैं? तो वो कहता है चिंतन हम अपने ब्रेन से करते हैं। चिंतन में ब्रेन के अलावा आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम पूरा शामिल है। तो चिंतन में केवल हम सेंट्रल नर्व सिस्टम को ही शामिल करते हैं। क्या हम उंगलियों से, हाथों से, पांवों से चिंतन करते हैं? नहीं करते। इसलिए वो कहलाता है चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल थियरी ऑफ थिंकिंग, जिसमें एक ही बात याद रखना है कि चिंतन में हमारे शरीर के सभी अंग शामिल नहीं होते, बल्कि केवल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम शामिल होता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन केंद्र में होता है, इसलिए चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत। इसके कोई प्रतिपादक नहीं है, पहले सब लोग यही मानते थे, इसलिए ये चिंतन का पुराना सिद्धांत है। इसको चैलेंज किया था व्यवहारवादियों ने, स्पेशली वाटसन ने चैलेंज किया था। संज्ञानवादियों ने भी किया है, लेकिन वाटसन का नाम पहले आ गया, क्योंकि वाटसन व्यवहारवादी पहले स्टार्ट किया था उन्होंने। तो वाटसन क्या कहते हैं? चूंकि व्यवहारवादी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करते हैं। व्यवहारवाद की खास बात क्या है आपको याद है? व्यवहारवाद के 2 योगदान हम आपको बता चुके हैं। व्यवहारवाद संरचनावाद का इसलिए विरोध करता है कि संरचनावाद अंतर्दर्शन की बात करता था, और व्यवहारवाद वही दर्शन या वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण या फिर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करता है, इसलिए वस्तुनिष्ठ विधियां व्यवहारवादियों ने दी है। दूसरा, व्यवहारवाद वंशानुक्रम को नहीं मानता, वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है। तो यही बात यहां लागू होती है कि साहब चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत तो पुराना हो गया, जिसमें आप ये कहते हैं कि साहब हम अपने केवल सेंट्रल नर्व सिस्टम से ही चिंतन करते हैं। वाटसन कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं कि मनुष्य पूरे शरीर के सहारे चिंतन करता है, यानी चिंतन की प्रक्रिया में हमारी शरीर की हाथ, पांव, उंगलियां सब काम करते हैं। और वाटसन का एक स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपने आप से बात करता है। व्यक्ति अपने आप से बात करता है, इसका मतलब केवल सेंट्रल नर्व सिस्टम नहीं है, उसकी बातें ऑब्जर्वेबल होंगी, क्योंकि वो चिंतन करेगा तो वो चीजें दिखेंगी। जैसे एग्जांपल लें, अभी आपको ऐसे उन्होंने प्रयोग किए हैं, जैसे आप एक व्यक्ति को बोला कि आप बाएं हाथ से ये वेट उठाओ। जब वो बोला ना बाएं हाथ से वेट उठाओ, तो बाएं हाथ की जो मसल्स हैं उनमें कंपन चालू हो गया। कहते हैं ना पुराने समय के, धनुष उठाओ भुजाएं फड़कने लगी। जैसे बोला धनुष उठाओ तो भुजाएं फड़कने लगी, इसका मतलब यहां से चिंतन हो रहा है। इसका मतलब चिंतन की प्रक्रिया में सेंट्रल वाले, ये नहीं कहते कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम चिंतन नहीं करता, वो तो करता ही है, पर ये भी चीजें शामिल है। तो वाटसन का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट आपने सुना होगा, हम पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। किसके सहारे चिंतन करते हैं? पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। और आपने जैसे पियाजे भी पढ़ा, तो वहां भी आपने देखा होगा कि पहले 1.5 वर्ष तक पेशीय चिंतन होता है, मांसपेशीय चिंतन होता है,
क्योंकि इमेज प्रतिमा तो 1.5 साल के बाद ही सेव होती है, उससे पहले बच्चा जिस चीज को देखता है वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ द माइंड हो जाती है। तो वहां भी मांसपेशी चिंतन होता है। और व्यवहारवादी भी कहते हैं कि साहब हम पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। ये है चिंतन का आधुनिक परिधीय सिद्धांत। तो बस 2 ही सिद्धांत है चिंतन के सिद्धांत। पहला लिखो केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत, चिंतन के सिद्धांत 2। पहला है केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल थ्योरी। क्या है इसमें? इस सिद्धांत की मान्यता है, इस सिद्धांत की मान्यता है, इस सिद्धांत की मान्यता है कि चिंतन प्रक्रिया में, चिंतन प्रक्रिया में, इस सिद्धांत की मान्यता है कि चिंतन प्रक्रिया में केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका ब्रेन आता है, ठीक है ना, और नर्व सिस्टम तो स्पाइनल कोड तक है वो भी आता है। तो इस सिद्धांत की मान्यता है कि चिंतन प्रक्रिया में केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या स्नायु मंडल भी कह सकते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम सीएनएस, इस सिद्धांत की मान्यता है कि चिंतन प्रक्रिया में केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्व सिस्टम ही भाग लेता है। यानी इसका मतलब शरीर भाग नहीं लेता, केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही भाग लेता है। यानी हम पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं, ये नहीं बोलता ये मॉडल। ये मॉडल कहता है कि हम केवल सेंट्रल नर्व सिस्टम के माध्यम से ही चिंतन करते हैं। अब खास बात क्या है, ये पुराना सिद्धांत है जो बाद में अस्वीकार कर दिया गया। तो यह है चिंतन का पुराना सिद्धांत है, पुराना सिद्धांत है। बात समझ में आ रही है? ओके। दूसरा है परिधीय सिद्धांत, दूसरा है परिधीय सिद्धांत। परिधीय सिद्धांत, पेरिफेरल, पेरिफेरल थ्योरी। पहला था केंद्रीय सिद्धांत, दूसरा है परिधीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक लिखने हैं आपको। इसके प्रतिपादक हैं वाटसन, प्रतिपादक हैं वाटसन। और वाटसन क्या कहते हैं? इस सिद्धांत की मान्यता है कि हम पूरे शरीर से चिंतन करते हैं, हम पूरे शरीर से चिंतन करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं चिंतन की प्रक्रिया में, यह सिद्धांत क्या मानता है? चिंतन की प्रक्रिया में, चिंतन की प्रक्रिया में पेशीय अनुक्रियाएं, चिंतन की प्रक्रिया में मोटर एक्टिविटीज, पेशीय या गामक या हाथ पांव वाली, तो पेशीय अनुक्रियाएं, चिंतन की प्रक्रिया में पेशीय अनुक्रियाएं, इंग्लिश में कह सकते हैं मोटर रेस्पॉन्सेज, मोटर रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्सेज भी शामिल है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो करता ही है, साथ में ये भी है, भी शामिल है। तो याद रखना, अगर ऐसा पूछ ले कि व्यक्ति अपने आप से बात करता है या फिर चिंतन की प्रक्रिया में पूरा शरीर काम करता है, या हम अपने हाथ पांवों से चिंतन करते हैं, या धनुष उठाने की बात पे भुजाएं फड़कने लगती हैं, तो इसका मतलब हम परिधीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। और इसके प्रतिपादक कौन है? वाटसन। और ये किसका विरोध करता है? ये पुराने सेंट्रल थ्योरी का विरोध करता है। 2 सिद्धांत याद रखेंगे चिंतन के, एक के प्रतिपादक वाटसन है, एक पुराना सिद्धांत है। पुराने में केवल सेंट्रल नर्व सिस्टम चिंतन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है, और इस नए सिद्धांत में पेरिफेरल थ्योरी ऑफ थिंकिंग में पूरे शरीर के सहारे हम चिंतन करते हैं। अब बच्चों बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण वो है चिंतन और भाषा। चिंतन और भाषा में क्या संबंध है, इस पे जरूर प्रश्न आता है। चिंतन एवं भाषा 2 चीजें हैं, चिंतन एवं भाषा, थिंकिंग एंड लैंग्वेज।
कई बार चिंतन को विचार भी कह देते हैं, यानी विचार चिंतन थोट एक ही बात है। तो विचार और भाषा, आपको पता है कितनी किताबें आ चुकी हैं? हमने आपको बोला था थॉट एंड लैंग्वेज, वाइगोत्स्की की बुक लिखवाई हुई है मेरी, ठीक है। पियाजे की बुक याद है आपको, वाइगोत्स्की की बुक, और जाने कितने लोगों ने इस पे काम किया है। बेंजामिन वोर्फ, ब्रूनर, वर्नस्टीन, शापिर, प्रिमेक। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम हम देखेंगे। और पहले तो आप ये समझ लें, यहाँ पे हम देखेंगे किन किन लोगों का रोल है। सबसे पहला नाम है शापिर। शापिर ये बेंजामिन वोर्फ के गुरु थे। दूसरा नाम है प्रिमेक, जिन्होंने साराह पे प्रयोग किया था। तीसरा नाम है बेंजामिन वोर्फ, सबसे महत्वपूर्ण नाम इसमें बेंजामिन वोर्फ साहब का है। बेंजामिन वोर्फ, याद रखना ये नाम, बेंजामिन वोर्फ, कई बार इनको ओर्फ भी बोलते हैं। बेंजामिन वोर्फ या ओर्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में जीन पियाजे भी हैं, भाषा और विचार की लड़ाई में। इसके अलावा क्लार्क हल का भी नाम आता है। इसके अलावा ब्रूनर का नाम भी आता है। इसके अलावा वर्नस्टीन का नाम भी आता है, आदि आदि। इतने लोगों की बातें हम करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप है पियाजे और क्लार्क हल का। तो पियाजे प्लस क्लार्क हल का एक ग्रुप है, बाकी लोगों का एक ग्रुप है, वाइगोत्स्की का एक ग्रुप है। तो हम चिंतन और भाषा में हमारा टॉपिक है चिंतन या विचार, एक ही बात होती है, तथा भाषा, तथा भाषा। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें पहला ग्रुप आएगा शापिर। बस केवल एक एक स्टेटमेंट, प्रिमेक, बेंजामिन वोर्फ, नहीं बेंजामिन वोर्फ को अलग करता हूं मैं, शापिर, प्रिमेक, वर्नस्टीन, चार नाम याद रखना, एवं ब्रूनर। पहला ग्रुप इनका है शापिर, प्रिमेक, वर्नस्टीन एवं ब्रूनर। क्या बोला इन लोगों ने? बस एक स्टेटमेंट में सारा मामला क्लियर। लड़ाई है चिंतन और भाषा की, लड़ाई है विचार और भाषा की। तो ये लड़ाई दो तरह से, एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि भाषा का विकास पहले होता है, और कुछ लोग कहते हैं चिंतन का विकास पहले होता है। कुछ लोग कहते हैं विचार या चिंतन पहले आता है, थॉट पहले आता है, थिंकिंग पहले होती है, और उसके बाद भाषा आती है। कुछ लोग कहते हैं भाषा पहले आ जाती है, उसके बाद चिंतन होता है। जो लोग कहते हैं भाषा पहले आती है बाद में चिंतन होता है, वो ये भी कहते हैं कि भाषा चिंतन को प्रभावित करती है, पहले आ गई तो भाषा के कारण से चिंतन होता है। और जो लोग कहते हैं चिंतन या विचार पहले होता है, वो ये कहते हैं चिंतन और विचार ही भाषा को जन्म देता है, चिंतन और विचार को ही भाषा रिफ्लेक्ट करती है। बात समझ रहे हैं? तो पहला जो ग्रुप है शापिर, प्रिमेक, वर्नस्टीन एवं ब्रूनर, ये भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये कहते हैं भाषा पहले आती है और चिंतन बाद में होता है। ये कहते हैं भाषा का विकास पहले होता है और विचार बाद में उत्पन्न होता है। ये कहते हैं भाषा के कारण से ही विचार या चिंतन पैदा होता है। इसलिए इनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। क्यों हुआ ऐसा? इनके प्रयोग हैं। क्या क्या प्रयोग हैं सुने। शापिर ने प्रयोग किया था प्री स्कूल, प्री ऑपरेशनल लेवल के बच्चों का, और वहां उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। प्रिमेक का प्रसिद्ध प्रयोग है, एक वनमानुष था, साराह नाम था उसका, साराह नाम का चिंपैंजी था, इसमें प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया सुने। एक्चुअली एक चिंपैंजी था जिसका नाम इन्होंने, प्रिमेक साहब ने निकाल दिया, साराह। उस चिंपैंजी को, उस वनमानुष को उन्होंने भाषा सिखाई। भाषा सिखाने का मतलब ये नहीं है कि साहब उसको बोलना आ गया हमारी तरह, बल्कि भाषा क्या है? भाषा एक सिंबल है, एक प्रतीक ही तो है। हमने डॉग बोला तो डॉग तो वो है, पर हमने यहाँ डॉग लिख दिया, वो प्रतीक हो गया। नंबर्स प्रतीक हो गए, संकेत ही तो है, सिंबल ही तो है। तो उस साराह को कैसे भाषा सिखाई? बहुत से चिंपैंजीज थे, उसमें साराह को उन्होंने लिया और साराह को उन्होंने लगभग 100 शब्द, 100 वर्ड्स,
100 वर्ड्स सिखा दिए। सिखाने का मतलब क्या हुआ, जैसे पानी के लिए उन्होंने कोई फॉर एग्जांपल कोई भी संकेत दे सकते हैं, है ना। जैसे आपको याद है हमने बोला कि ये बोर्ड है, अगले 10 साल जो बच्चे जन्म ले उनके सामने इसको बोर्ड नहीं पंखा बोलेंगे, तो वो इसको पंखा बोलेगा। ये जो पंखा शब्द है या बोर्ड शब्द है, ये सिंबल है, ये संकेत है, ये प्रतीक है, ये तो भाषा है। तो उन्होंने उसको चिंपैंजी को 100 वर्ड सिखा दिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी, वाटर, तो वाटर उसको नहीं आता, वाटर बोल नहीं सकता, वाटर सुनता नहीं है, लेकिन एक प्रतीक दे दिया उन्होंने वाटर का, कोई भी, जैसे एक बोल, प्याला। तो ऐसे बर्तन है ना, प्लास्टिक का बर्तन है कोई, या स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, तो जब भी उसको पानी की जरूरत होती तो वो उसको सिखा दिया कि ये पानी है साहब, ठीक है, तो वो क्या करता, उस बोल को हाथ में ले लेता, पानी चाहिए। हालांकि वो पानी चाहिए नहीं बोल रहा, पर बोल दिखा रहा है, इसका मतलब पानी मांग रहा है, तो बोल किसका प्रतीक हो गया, पानी का प्रतीक हो गया। कोई भी, स्पून, स्पून फूड, अब आप बोलेंगे साहब बोल फूड होना चाहिए था, कुछ भी सिखा सकते हैं आप, स्टिक को फूड बना सकते हैं। तो जब भी भोजन चाहिए, उसको भूख लगी, तो वो क्या करता, स्पून को हाथ में लेता, भोजन भोजन भोजन, तो सीख गया ना। ऐसे ही उसको वॉशरूम जाना होता तो एक स्टिक लेता। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से अलग अलग जो बर्तन थे, यूटेंसिल्स थे, उन बर्तनों 100 बर्तनों को 100 शब्दों से जोड़ दिया, 100 चीजों से जोड़ दिया उन्होंने। शब्दों से नहीं, 100 चीजों, शब्द तो अपने आप में प्रतीक है, तो यहाँ शब्द नहीं है, बल्कि यहाँ ये यूटेंसिल है, यहाँ ये बर्तन है जो शब्दों की जगह काम में लिए। इस तरह से उस सारा को भाषा सिखा दी। बाद में बाकी चिंपैंजीज के साथ उसको मिला दिया और फिर कुछ प्रॉब्लम्स दी, तो देखा गया कि सारा उन बाकी चिंपैंजीज से प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बहुत आगे था। मतलब समस्या समाधान में बाकी चिंपैंजीज की तुलना में सारा आगे था। बाकी सब सेम थे, जेनेटिक सेम थे, सारे साथ पले बड़े थे, लेकिन एक ही बात अलग थी सारा की, कि सारा को भाषा सिखा दी, और इस भाषा सिखाने का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि वो समस्या समाधान करने में औरों से आगे हो गया। इसका मतलब उसमें जो थॉट आ रहा है, उस थॉट का कारण लैंग्वेज है, भाषा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, एक स्टेटमेंट आपको लिखना है सबको, और वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट लिखें, भाषा कोमा चिंतन अथवा विचार, भाषा चिंतन अथवा विचार को प्रभावित करती है। भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित करती है। हालांकि वाइगोत्स्की भी मानते हैं इस बात को कि भाषा, कहते हैं ना, भाषा एक मीडिएटिंग प्रोसेस है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण। वाइगोत्स्की ने 3 चीजें बताई है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, तीनों संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। संज्ञानात्मक विकास क्या है, थॉट ही तो है, विचार ही तो है, चिंतन ही तो है। तो वाइगोत्स्की भी ये बात मानते हैं कि भाषा चिंतन को प्रभावित करती है, लेकिन उनका विचार मैं इसलिए अलग रख रहा हूँ कि पहले 2 वर्ष में वो दोनों को अलग मानते हैं, इसलिए इस ग्रुप में उनका नाम नहीं है। आप इस ग्रुप में नाम लिखेंगे, भाषा चिंतन अथवा विचार को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ये किसने बोला, तो यहां पे आप याद रखेंगे, पहला नाम है शापिर, दूसरा नाम है प्रीमेक, तीसरा नाम है ब्रूनर, और चौथा नाम है वर्नस्टीन। यहां वाइगोत्स्की लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, और चूंकि वाइगोत्स्की का एक दूसरा योगदान भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो भी हम वहां पे हम वाइगोत्स्की लिखते हैं, पर यहां भी आप वाइगोत्स्की लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ओके, तो पहला ग्रुप इन लोगों का है, शापिर, प्रीमेक, ब्रूनर, वर्नस्टीन मेनली, और वाइगोत्स्की को शामिल कर भी सकते हैं, और अलग से भी पढ़ेंगे तो अलग भी कर सकते हैं। ये सब लोग क्या बोलते हैं कि भाषा चिंतन अथवा विचार को प्रभावित करती है। अगर परीक्षा में ऐसा आ जाए कि भाषा चिंतन से पहले आती है, तो भी वही बात है, ठीक है। तो यही बात हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, इन लोगों की एक और मान्यता है, और वो क्या है, भाषा विचार से पहले, भाषा विचार से पहले उत्पन्न होती है, या पहले विकसित होती है, या पहले आती है। बात एक ही है, यानी ये लोग चिंतन और भाषा में ज्यादा महत्व किसको देते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं, तो ये भाषा को देते हैं। इसलिए ये पूरा ग्रुप, पहला जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है, किसको महत्वपूर्ण मानता है, भाषा को। किसको महत्वपूर्ण मानता है, भाषा को। कौन कौन है, शापिर, प्रीमेक, ब्रूनर, वर्नस्टीन, 4 लोग, ठीक है। हालांकि वाइगोत्स्की भी इसमें है और बेंजामिन वोर्फ भी हैं, पर इनको अलग क्यों किया मैंने, अभी आप समझोगे।
ठीक है, तो स्टेटमेंट याद रखना, भाषा चिंतन अथवा विचार को प्रभावित करती है, ऐसा माना था जेरोम ब्रूनर ने, प्रीमेक ने, शापर ने, वर्नस्टीन ने। अब दूसरी बात, दरअसल शापिर के एक शिष्य थे जिनका नाम था बेंजामिन वोर्फ। बेंजामिन वोर्फ, ये कमाल के आदमी थे, बेंजामिन वोर्फ। बेंजामिन वोर्फ ने क्या किया, सुने। बेंजामिन वोर्फ ने एक प्रयोग किया, और प्रयोग था इनका एस्किमो, नाम सुना है? इनका प्रयोग था एस्किमो। एस्किमो कौन होते हैं? एस्किमो वो होते हैं जो रेनडियर वाली गाड़ी चलाते हैं। डेनमार्क में, नॉर्वे में, उत्तरी ध्रुव के आसपास के जो कंट्री है, साइबेरिया, वहां बर्फ ही बर्फ है। तो बर्फ में रहने वाली जनजाति एस्किमो है। तो एक तरीके से ये आदिम मानव, आदिम आदिम जनजाति है। इनके पास लाइट भी नहीं है, आधुनिक तरह से सोचते भी नहीं है, पुराने हैं, आदिवासी हैं, प्रिमिटिव हैं, बर्फ में रहने वाले लोग हैं एस्किमो। और दूसरे हैं अंग्रेज, इंग्लिशमैन, अंग्रेज। एक एस्किमो और दूसरे अंग्रेज। अब मोटे तौर पे अंग्रेज का मतलब यूरोप में रहने वाले मान सकते हैं, अमेरिका में रहने वाले मान सकते हैं, ये आधुनिक है, ये आधुनिक विकसित मानव है। और ये कम विकसित पुरातन आदिवासी मानव है, पर हैं तो दोनों इंसान। अब भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो पता है आपको, इनकी लैंग्वेज तो बहुत छोटी सी है। ये तो कुछ अपने शब्द ही, क्योंकि आपको पता है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाली बात तो आपने सुनी होगी। अंडमान निकोबार में एक ऐसी आदिवासी, अपने इंडिया का ही एक पार्ट है, उसमें ऐसे लोग रहते हैं, आज भी वो कपड़े नहीं पहनते, आज भी वहां लाइट नहीं है, आज भी आधुनिक तौर तरीके उनको आते नहीं है। वो तो पुराने, आज से हजारों साल पहले जिस तरह से हमारे आदि पुरखे रहा करते थे वैसे ही रहते हैं। कच्चा मांस खाते हैं, जंगल में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, बस वो इंसान है, पर हैं अभी भी वो जानवरों जैसे ही। तो इस पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हुई हैं, कभी आपने सुना हो तो। जैसे आप पिछले दिनों की बात है कि वो जो जनजाति रहती है ना अंडमान निकोबार में, उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तो बहुत से प्रयोग हुए। इवन आजादी से पहले इस पे काम चल रहा था, फिर आजाद भारत में भी कई काम हुए हैं। तो वो जो जनजाति है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप वाली, उस जनजाति को के पास कई लोग गए, तो वो इंसान को भी मार देते हैं, नरभक्षी भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो उन्होंने देखा ही नहीं आधुनिक सभ्यता को, वो अपने लिए खतरा मानते हैं। पहला जो प्रयास हुआ था, तो लोग उनके पास गए, एकदम निर्जन द्वीप है वो, गए अपनी मोटर बोट लेके या योट लेके, तो जहाज लेके पानी का, तो जैसे ही गए तो देखा उनको, उन्होंने देखा कि ये कौन है, हम इंसान हैं उनके जैसे ही हैं, तो उन्होंने देखा अजनबी है, तो जो लोग उतर के उनके पास गए ना, उन्होंने उसको मार दिया। तो फिर बहुत रिस्की काम हो गया, पर फिर भी सरकार ने कोशिश जारी रखी। और पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण इसमें घटना हुई, क्या घटना हुई 2 मिनट की आपको बताता हूँ कि साहब, भारत की सरकार ने एक ऐसा आयोग बनाया कुछ लोगों को, कि साहब उन उन लोगों को भी तो आधुनिक चीजें हैं, उनको सबको बताओ, उनको भी मुख्य धारा में ले, उनका भी विकास करें। तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोग गए वहां पे, बहुत प्रयास किया उन्होंने, तो वो दल गया, उनके खाने पीने की चीजें लेके गया, है ना, वो वहां तो नारियल तो उनके मिलते हैं, लेकिन आधुनिक चीजें, मिठाई विठाई कुछ चीजें लेके गए। और जैसे ही वो दिखे, आने लगे, तो पास नहीं गए बल्कि दूर से फेंक दिया। अब उनको वो चीजें फेंकी तो उनको अच्छा लगा, क्यों करते करते उनके करीब चले गए, और करीब जाके क्या किया उन्होंने, दो उनको आदिवासियों को अपने साथ ले लिया और उनको ले आए मुंबई। एक तो रास्ते में खत्म हो गया, एक जो बचा उसको बाकायदा एसी में रखा, चीजों में रखा, गाड़ी में बैठाया, लाइट दिखाई, तो पागलों की तरह वो ऐसे बिहेव करने लगा। ये क्या है, काफी 6 महीने तक रखा। और पता है आपको, कोरोना जब आया था उससे बहुत सी सीख मिलती है हमको। अब वो इतने शुद्ध हैं, इतने प्राकृतिक वातावरण में रहे कि आज तक उन्होंने रेडिएशन देखा ही नहीं मोबाइल का, उन्होंने लाइट का देखा ही नहीं, उन्होंने पोल्यूशन देखा ही नहीं, वो तो उस प्रकृति की गोद में रहते हैं। तो उसको 6 महीने तक साथ रखा, उसको बहुत सी चीजें सिखाने लगे। हालांकि वो थोड़ा शुरू में तो बहुत डर गया था, बाद में थोड़ा निडर हुआ, जैसे मोगली गर्ल की कहानी बताई थी मैंने आपको, तो वैसे ही थोड़ा निडर निडर हुआ, तो साथ रखा। फिर एक प्लान किया कि अब इसको हम थोड़ा ट्रेंड कर चुके हैं, चीजें दिखा चुके हैं, इसको छोड़ के आते हैं, तो ये फिर अपनी बस्ती में लोगों को बताएगा। और उसको कुछ भाषा भी सिखाई, तुम सबको बताना ऐसा ऐसा होता है। उसने कहा ओके, तो उसको छोड़ने गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां जाके उसको छोड़ दिया, कि अब 1 महीने बाद वापस आएंगे, और ये तुम अपने साथ 20 30 50 लोगों और लेके आना, उनको हम लाए आधुनिक बनाएंगे। तो बोला ओके, उसको छोड़ दिया। पता है क्या हुआ, वो इतना शुद्ध था कि यहाँ जैसे ही वो आया, साथ में रहा, हम विषाक्त जहरीले लोगों के बीच में रहा, तो पता है क्या हुआ, उसमें इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरल चला गया, जैसे कोरोना का क्या था ना, वैसे ही उसमें कोई कोई ऐसा कोई वायरस चला गया।
पता है फिर जब 2 4 6 महीने बाद टीम वापस गई तो वो जिस जिस उसका जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में वो गया, उस ग्रुप के सभी लोग संक्रमित हो गए और सभी मरे मरे गए, खत्म। वो एक एक जो उनका जनजातियों का एक एक समूह था वो पूरा फिनिश हो गया, खत्म। फिर सरकार ने घोषणा की कि दोबारा ट्राई मत करना, ये जिस हाल में है उस हाल में रहने दो, क्योंकि हम बहुत जहरीले हो चुके हैं, इंसान विकसित हो चुके हैं लेकिन हम बहुत जहरीले हैं। ओके, कुल मिला के एस्किमो कौन है? एस्किमो वही जनजाति है जो बर्फ में रहते हैं। और अंग्रेज कौन है? अंग्रेज तो बिल्कुल आधुनिक है। अब बात करते हैं भाषा की। तो अंग्रेजों को तो इतनी भाषाएं आती हैं साहब, है ना? तो आप देखा बहुत से लोग लग्जमबर्ग में, स्विट्जरलैंड में 10 12 भाषाएं तो कॉमन है। जर्मन भी बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, इटालियन भी बोलते हैं ना। तो एडवांस है ये। तो अंग्रेज भाषा के मामले में बहुत आगे हैं, एस्किमो भाषा के मामले में बहुत पीछे हैं। अब आप कोई भी प्रॉब्लम दें इनको, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कौन आगे होंगे? अंग्रेज आगे होंगे और एस्किमो पीछे होंगे। बेंजामिन वोल्फ ने कहा कि अंग्रेज आगे क्यों हैं? एक ही कारण है कि इनकी वोकेबुलरी इनरिच है, ये भाषा के मामले में समृद्ध हैं और वो भाषा भाषा के मामले में प्रिमिटिव हैं, पिछड़े हुए हैं, इसलिए ये समस्या समाधान में आगे हैं। तो इस बात से प्रूव होता है कि भाषा महत्वपूर्ण है। बाद में क्या होता है? बाद में उन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या प्रयोग किया? बेंजामिन वोल्फ ने आइस, बर्फ, बर्फ के मामलों में बर्फ की वोकेबुलरी या बर्फ से संबंधित शब्द हैं भाषा के, उन पे एक रिसर्च किया उनके साथ। अंग्रेज तो आइस के बारे में केवल 1 या 2 शब्द ही जानते हैं। हम सब लोग बर्फ के बारे में 1 या 2 शब्द जानते हैं, क्योंकि हमने तो एक प्रकार की बर्फ देखी है, कभी कभी आइसक्रीम देख ली होगी। तो 1 या 2 शब्द जानते हैं, लेकिन एस्किमो बर्फ के बारे में मोर देन ए डजन, 1 दर्जन से भी ज्यादा शब्द जानते हैं, क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। हल्की बर्फ, गिरने वाली बर्फ, नीचे वाली बर्फ, गहरी बर्फ, पता नहीं कौन कौन सी बर्फ है, तो उनके नाम इन्होंने निकाल रखे हैं। तो बर्फ के मामले में, आइस के मामले में किसकी भाषा ज्यादा समृद्ध है? एस्किमो की। किसकी भाषा कम है? अंग्रेज की, अंग्रेजों की। फिर क्या होता है? बर्फ के मामले में कुछ समस्याएं दी, आइस के परसेप्शन के बारे में कुछ समस्याएं दी, समस्याएं रिसर्च की गई उन पे, तो पता लगा कि बर्फ से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उनके समाधान में एस्किमो बहुत आगे निकल गए। एस्किमो अंग्रेजों से आगे निकल गए। बाकी समस्याओं के समाधान में अंग्रेज आगे थे, लेकिन आइस और आइस के परसेप्शन और बर्फ से जुड़ी हुई चीजों के बारे में सोचने में और समस्या समाधान में कौन आगे निकल गए? एस्किमो आगे निकल गए। तो बेंजामिन वोल्फ ने ये कमाल का काम किया, और ये कमाल का काम पता है किस नाम से जाना जाता है? ये कमाल का काम जाना जाता है वोल्फ प्राकल्पना के नाम से, वोल्फ हाइपोथेसिस के नाम से। और वोल्फ हाइपोथेसिस, वोल्फ प्राकल्पना को हम भाषाई नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, वोल्फ हाइपोथेसिस, वोल्फ प्राकल्पना, भाषाई नियतिवाद, ये सारे शब्द परीक्षाओं में आ चुके हैं, और इन सबको देने वाले कौन है? बेंजामिन वोल्फ। लेकिन एक सेंटेंस में अगर हम बेंजामिन वोल्फ के काम को व्यक्त करना चाहें तो बच्चों वो क्या होगा? जैसे हमने अभी देखा, शापिर, प्रीमेक, वर्नस्टीन, ब्रूनर, इन लोगों ने क्या बोला था? इन लोगों ने बोला था कि साहब भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। और वोल्फ ने क्या बोला? स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट लिखिए इनका, कि भाषा मतलब, ये उनसे भी आगे चले गए, अपने शापिर गुरु जो थे उनसे भी आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने तो केवल इतना बोला था कि भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भाषा चिंतन या विचार, तो एक ही होता है, भाषा चिंतन या विचार को, भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं, चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करती है। और भी तीक्ष्ण बात हो गई ना, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कि भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करती है। भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करती है। ऐसा स्टेटमेंट परीक्षा में कई बार आया है, आप याद रखना। ये बात कहने वाले हैं बेंजामिन वोल्फ। कौन है? बेंजामिन वोल्फ। याद रखना, भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं बल्कि क्या करती है? निर्धारित भी करती है, डिटरमाइन भी करती है। ये बेंजामिन वोल्फ ने बोला है, उनसे एक कदम आगे की बात बोली है। और यही बात याद रखना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट करके लिखना है। यही बात जो उन्होंने बोली है, नोट इंपॉर्टेंट, यह है
वोर्फ प्राकल्पना, यह है वोर्फ प्राकल्पना, या कई बार वोर्फ की जगह उर्फ शब्द भी आ जाता है। यह है बात वोर्फ प्राकल्पना या उर्फ प्राकल्पना, उर्फ नाम है उनका, प्राकल्पना ब्रैकेट में WHORF, वोर्फ, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस अथवा यह वोर्फ प्राकल्पना या उर्फ प्राकल्पना या वोर्फ हाइपोथेसिस अथवा भाषाई नियतवाद, अथवा भाषाई नियतिवाद, यानी भाषा ही भाग्य है, भाषा ही नियति है, भाषाई नियतिवाद, इसको भी इंग्लिश में लिखना है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन के नाम से प्रसिद्ध है, के नाम से प्रसिद्ध है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वोर्फ प्रकल्पना, उर्फ प्रकल्पना, वोर्फ हाइपोथेसिस, भाषाई नियतिवाद या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म करें, डिटर्मिनेशन, ओके, बात एक ही है, या इसको हम लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म, भाषाई नियतिवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन या भाषाई नियतिवाद या वोर्फ प्रकल्पना क्या है, ये है साहब क्या कि भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं करती बल्कि निर्धारित भी करती है, बेंजामिन वोर्फ। अब इसमें ये बात छुपी हुई है कि साहब वोर्फ के अनुसार भाषा पहले आती है कि चिंतन, भाषा पहले आती है, बात समझ में आई? ओके, तो पहला ग्रुप था बर्नस्टीन, ब्रूनर, शापिर, प्रीमेक का, जो कहते हैं भाषा चिंतन को प्रभावित करती है, और उससे भी तीक्ष्ण दूसरी अगले कदम की बात कह दी किसने, बेंजामिन वोर्फ ने, जिन्होंने एस्किमो और अंग्रेज पे प्रयोग किया था और ये बता दिया कि भाषा चिंतन को प्रभावित ही नहीं करती, यानी प्रभावित तो करती है पर ये तो छोटी बात है, वो चिंतन को निर्धारित भी करती है, डिटरमाइन भी करती है। यह है वोर्फ प्राकल्पना। तीसरा ग्रुप है वो है पियाजे साहब का। तो इस ग्रुप में है जीन पियाजे और इनके साथ क्लार्क हल। जीन पियाजे तथा क्लार्क हल क्या बोलते हैं, जीन पियाजे तथा क्लार्क हल, जीन पियाजे तथा क्लार्क हल क्या बोलते हैं, इनसे विपरीत जीन पियाजे और क्लार्क हल ये कहते हैं कि साहब चिंतन या विचार पहले आता है, भाषा बाद में। चिंतन या विचार पहले विकसित होता है, भाषा तो उस चिंतन या विचार को प्रकट करने का साधन मात्र है। भाषा तो उस विचार या चिंतन को रिफ्लेक्ट करती है, लोगों को बताती है। चिंतन या विचार कोवर्ट है, उसको ओवर्ट बिहेवियर में बदलने का काम भाषा करती है, वो एक टूल है। तो ये पियाजे और क्लार्क हल, पियाजे ने क्या किया था, पियाजे का प्रयोग हम सबको पता है। पियाजे ने अपने मॉडल में बताया था कि साहब बच्चा, छोटा बच्चा, दूर, पास, सीरियसन, क्रम निर्धारण, लंबा, चौड़ा, छोटा, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। तो बच्चा दूर, पास, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, क्रम, इनके कॉन्सेप्ट को पहले समझता है, इनके कॉन्सेप्ट को पहले समझता है, पहले ही समझने लग जाता है, कॉन्सेप्ट पहले बनाता है, पहले समझता है। और भाषा तो जब प्री ऑपरेशनल में आता है तब वो क्रिटिकल पीरियड है, वहां से भाषा 1.5-2 साल के बाद बोलना शुरू करता है। तो कॉन्सेप्ट तो पहले समझ लेता है और भाषा बाद में आती है। इसलिए पियाजे क्या बात बोलते हैं, पहले बनाता है। तो पियाजे क्या बात बोलते हैं, पियाजे कहते हैं कि भाषा विचार को निर्धारित प्रभावित नहीं करती, विचार, थॉट और चिंतन तो पहले ही आ जाता है, बच्चा समझने तो पहले लग जाता है, बोलता तो बाद में है। और ये बात सही भी है, उसके हिसाब से उनकी बात सही है, पियाजे के हिसाब से इनकी बात सही है कि बच्चे में पहले विचार और चिंतन आता है और भाषा बाद में आती है। इसलिए कहते हैं ना पियाजे भाषा को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जीन पियाजे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में किसको सबसे कम महत्व देते हैं, तो वो भौतिक और सामाजिक इंटरेक्शन को महत्व देते हैं, अंतरक्रिया को महत्व देते हैं।
पूर्व अनुभवों को महत्वपूर्ण देते हैं, असिमिलेशन, अकोमोडेशन सब पढ़ लिया ना आपने। पर भाषा को कम महत्व देते हैं, तो महत्वपूर्ण है। भाषा को कम महत्व किसने दिया? पियाजे ने। वाइगोत्स्की भाषा को कम महत्व नहीं देते। वाइगोत्स्की कहते हैं संज्ञानात्मक विकास में भाषा का बहुत बड़ा रोल है। पर वाइगोत्स्की एक दूसरी बात कहते हैं, वो आपको बताऊंगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समझ में आई आपको, और वो क्या है? एक स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। और स्टेटमेंट इनका लिखिए इनवर्टेड कॉमास में, और वो है कि चिंतन या विचार पहले विकसित होता है। चिंतन या विचार पहले विकसित होता है और भाषा बाद में। चिंतन या विचार पहले विकसित होता है और भाषा बाद में। ये वाली बात बताई थी पियाजे ने, और पियाजे का साथ देने वाले थे क्लार्क हल। तो पियाजे व क्लार्क हल उनसे अलग बात कहते हैं, उनके विपरीत हैं। ये क्या बोलते हैं कि चिंतन या विचार पहले विकसित होता है और भाषा बाद में आती है। इसको दूसरे शब्दों में भी हम लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? वो हम लिख सकते हैं कि विचार दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? उन्हीं के स्टेटमेंट को ध्यान दें। उन्होंने बोला था भाषा चिंतन को प्रभावित करती है। वोर्फ ने बोला था भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं करती। यस, चिंतन भाषा या विचार को प्रभावित नहीं करती। ये भी स्टेटमेंट है पियाजे व हल का। पियाजे व हल। बात समझ आ रही है बच्चों? चिंतन या विचार पहले विकसित होता है, भाषा बाद में आती है, ऐसा बोला पियाजे ने। और भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं करती, ये बोला पियाजे ने। या फिर ऐसा भी आ सकता है, भाषा चिंतन या विचार को प्रदर्शित करती है, प्रभावित नहीं करती, बनाती नहीं है, विकसित नहीं करती है, ये बोला था पियाजे ने। पियाजे की बात कंप्लीट हुई। एक ग्रुप वनस्टीन, ब्रूनर, शापिर, प्रेमेक जो कहते हैं भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित करती है। दूसरा बेंजामिन वोर्फ की वोर्फ प्राकल्पना, भाषाई नियतिवाद, लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म, जो कहता है भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि वो चिंतन या विचार को प्रभावित ही नहीं निर्धारित भी करती है। तीसरा ग्रुप पियाजे क्लार्क हल का है, जो कहते हैं कि भाषा पहले आती है, माफ करें, भाषा बाद में आती है, चिंतन या विचार तो पहले ही विकसित हो जाता है। तो भाषा चिंतन या विचार को प्रभावित नहीं करती, वो तो केवल इसको प्रदर्शित करती है। और एक विचार है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की एक तो ये कहते हैं कि भाषा महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो हमको पता है, वाइगोत्स्की कहते हैं संज्ञानात्मक विकास में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। SCL याद है ना आपको? संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा तीनों महत्वपूर्ण है। इनसे संज्ञानात्मक विकास होता है। इसका मतलब इनसे विचार प्रभावित होते हैं। S का मतलब सोसाइटी, C का मतलब कल्चर और L का मतलब लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते वाइगोत्स्की? बिल्कुल मानते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो इन दोनों के बीच की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाषा तथा विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, बुक थी ना इनकी, थॉट एंड लैंग्वेज। भाषा तथा विचार, विचार किसका दूसरा नाम है? चिंतन का। भाषा तथा विचार एक दूसरे से, भाषा तथा विचार एक दूसरे से स्वतंत्र, भाषा तथा विचार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। दोनों के बीच की बात रखी, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। अगर ऐसा है तो वाइगोत्स्की। लेकिन ध्यान रखना है, ये केवल शुरू के 2-2.5 वर्षों में होता है, केवल आरंभिक 2 वर्षों में, केवल आरंभिक 2 से 3 वर्षों में, कई बार 2 से 2.5 वर्षों में, कई बार केवल 2 वर्ष में। ओके, तो भाषा तथा विचार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। कब तक? आरंभिक 2 साल या फिर 2 से 3 साल, आरंभिक 2.5 साल, ऐसा कुछ भी आए। तो ये बात कहने वाले कौन है? वाइगोत्स्की। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है क्या,
कि वाइगोत्स्की चिंतन में, मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। शुरू में आरंभिक 2 साल में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में भाषा महत्वपूर्ण होती है कि नहीं? तो लिखना है भाषा महत्वपूर्ण होती है। चिंतन की प्रक्रिया में भाषा महत्वपूर्ण होती है। भाषा चिंतन को प्रभावित करती है कि नहीं? करती है। पर कब? शुरू के 2-3 सालों के बाद तो भाषा महत्वपूर्ण होती है। ये भी बात किसने बोली? वाइगोत्स्की ने। भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती ऐसा किसने बोला? जीन पियाजे ने। बात समझ में आई? तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। इसको देखना, एक बार 2 बार नोट्स बनाना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।